नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारा 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 12 लेसन पढ़ रहे थे पादप में जनन। कल बच्चों हमने जनन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा, जनन की क्यों आवश्यकता है इसके बारे में पढ़ा, जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। फिर हमने अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा था और मुकुलन पढ़ा था, है ना। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं खंडन विधि और बीजाणु निर्माण विधि और लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हमने मुकुलन विधि का अध्ययन किया था। एक बार फिर से थोड़ा सा हम इसको देखना चाहेंगे। देखिए, कल हमने देखा था कि यीस्ट पाउडर हमने लिया था, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली थी, थोड़ा सा पानी डालकर उसको एक घोल करके उसको जो है गर्म कमरे के अंदर हमने रख दिया था कुछ घंटों के लिए। और जब हमने 1-2 घंटे के बाद इसमें से एक दो ड्रॉप लेकर के हमने इसकी एक स्लाइड तैयार की, कवर स्लिप लगाया, इसके अंदर सैफरनिन डाला, आयोडीन डाला, फिर ऊपर कवर स्लिप लगाई, फिर हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने देखा कि यीस्ट कोशिकाओं में तो जनन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखो, यीस्ट कोशिका ऐसी थी प्रारंभ में, अब यीस्ट कोशिका के अंदर देखो एक बल्बनुमा संरचना बनने लगी। ये जो बल्बनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम विकसित होता हुआ मुकुल कहते हैं। एक मुकुल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक मुकुल विकसित हो रहा है और धीरे धीरे ये मुकुल जो होता है वो अपनी मातृ कोशिका से अलग होने का प्रयास करता है। और देखिए, फिर इस मातृ कोशिका या इस जनक कोशिका के ऊपर मुकुल की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है और प्रत्येक मुकुल जो होता है अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और प्रत्येक मुकुल से एक नई यीस्ट कोशिका का निर्माण होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, चूंकि यहाँ पर मुकुल के द्वारा नई यीस्ट कोशिका का निर्माण हो रहा है और कैसे हो रहा है, मुकुलों की श्रृंखला बन रही है और प्रत्येक मुकुल जो होता है वो अपनी जनक कोशिका से अलग होकर एक नई यीस्ट कोशिका का निर्माण कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं, है ना। तो यीस्ट कोशिकाओं में मुकुलन विधि के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आज हम बच्चों खंडन विधि पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, खंडन विधि के अंदर क्या होता है कि तालाब में हमने देखा है कि जहाँ पर भी ठहरा हुआ पानी होता है, चाहे तालाब हो या किसी झील में, है ना, तो वहाँ पर हमने देखा है जलाशयों के अंदर हरे रंग के हमें गुच्छेदार फिसलनदार तैरते हुए जो है वो शैवाल दिखाई देते हैं, है ना, जिसे हम स्पाइरोगैरा भी कहते हैं, है ना। ये देखिए बच्चों, इसे हम स्पाइरोगैरा भी कहते हैं या फिर शैवाल भी कहते हैं, है ना। ये शैवाल जो होते हैं ये हमने देखा है कि या तो गाय भैंसों के पीने का जो पानी होता है, उसकी जो टैंक होता है छोटा सा, जो बनी हुई होती है, खेली बनी हुई होती है, उसके अंदर देखा हमने हरे कलर के गुच्छेदार फिसलनदार जो है वो शैवाल हमें दिखाई देते हैं, है ना। और जब ये जल और पोषक, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब ये इनमें जो जनन होता है, इसमें क्या होता है कि ये खंडन के द्वारा गुणन करते हैं। ये शैवाल जहाँ पर भी वृद्धि करते हैं तो ये तेजी से खंडन के द्वारा गुणन करते हैं और शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विकसित होते जाते हैं इस तरीके से, है ना। और विकसित होते जाते हैं, ये खंड जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, वो नए खंडों में वापस नए जीवों की वृद्धि करते हैं और इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही समय के अंदर पूरा जो हमारा जल का टैंक होता है या तालाब होता है, उसके अंदर पूरे के अंदर ये काई फैल जाती है। कभी कभी हमारे घर के अंदर मटकी के अंदर भी जो है वो काई हो जाती है। यदि लंबे समय तक हम उसे ना धोएं तो उसके अंदर भी हमें हरे रंग के जो है शैवाल या स्पाइरोगैरा दिखाई देते हैं। तो ये खंडन विधि के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और खंडित होते जाते हैं और नए शैवाल बनाते जाते हैं और कुछ ही समय के अंदर पूरे भाग के अंदर, पूरे खंड के अंदर जहाँ ये है वहाँ पर पूरे स्थान में ये फैल जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हाँ, बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। बीजाणु निर्माण के द्वारा भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हमने पढ़ा था कि खंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगैरा में या शैवाल में जो है अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि बीजाणु निर्माण के द्वारा किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात तो बीजाणु क्या होते हैं। देखो, हमने घर के अंदर देखा है कि डबल रोटी, जब बारिश का मौसम होता है तो डबल रोटी के ऊपर जो है सफ़ेद रंग की फफूंद जो है जम जाती है, या फिर बारिश के मौसम में रोटी के ऊपर जो है सफ़ेद रंग की फफूंद जम जाती है। अब ये जो सफ़ेद रंग की फफूंद होती है, इसके अंदर हमको काले काले बीजाणु दिखाई देते हैं, है ना। अब ये बीजाणु जो होते हैं वायु के अंदर तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं, है ना। और ये बीजाणु जो होते हैं अनुकूल वातावरण मिलने पर ये वापस से अंकुरित हो जाते हैं
और नई चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं, है ना। जैसे एक ब्रेड के ऊपर जो है थोड़ी सी फफूंद आ गई है तो ये तुरंत जो है वायु के द्वारा जो है दूसरी ब्रेड को, तीसरी ब्रेड को, पूरे पैकेट को जो है और कुछ ही समय के अंदर पूरे पैकेट को जो है ये ख़राब कर सकते हैं, है ना। उनमें पूरे पैकेट के अंदर फफूंद आ सकती है। तो वो जो फफूंद हमें दिखाई देती है रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ये इसी के अंदर काले रंग के बीजाणु जो है वो होते हैं और बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखो कैसे होती है। देखो डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु हमें दिखाई देते हैं। ये बीजाणु जब निर्मुक्त होते हैं तो वायु के अंदर तैरते रहते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं। देखो इस प्रकार का बीजाणु होता है। ये बीजाणु इस तरीके के होते हैं। अब ये बीजाणु जो होते हैं ये अपने ऊपर उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये अपने चारों ओर एक कठोर सुरक्षात्मक कवच बना देते हैं, जिसको हम बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। अब क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु जो होते हैं, जब बीजाणुधानी फटती है तो इसमें से बीजाणु बाहर निकलते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब ये बीजाणु जब अनुकूल परिस्थितियाँ इनको मिलती है तो वहीं पर ये बीजाणु अंकुरित होकर के और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किन पादपों में जो है वो होती है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है तो देखिए, एक तो है मॉस और एक है फर्न और कवक तो हम जानते ही हैं, है ना। तो इन तीन पौधों के अंदर जो है पादपों के अंदर विशेष रूप से बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये बीजाणु इस तरीके के होते हैं। बीजाणु अपने चारों ओर सुरक्षात्मक कवच बनाते हैं जिसको बीजाणुधानी कहते हैं और बीजाणुधानी के फटने पर ही बीजाणु जो है वो नीचे गिर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा पहुंचते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर पुनः वापस से अंकुरित होकर के नए जीव को विकसित करते हैं, है ना। तो मॉस, फर्न और कवक के अंदर बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये देखिए बच्चों, फर्न में बीजाणु के द्वारा जनन इस प्रकार से होता है। ये देखो बीजाणु बन रहे हैं यहाँ पर, देखो लीव्स के किनारे के ऊपर यहाँ पर जो है बीजाणुधानी है। इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु दिख रहे हैं आपको, काले काले ब्लैक कलर के, है ना। और ये वायु के झोंकों के द्वारा जब ये बीजाणुधानी फटती है तो इसमें से बीजाणु नीचे गिर जाते हैं और फिर ये अनुकूल वातावरण मिलने पर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा मॉस, फर्न और कवक के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। देखो पुष्प की संरचना के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है। हमने देखा है कि पुष्प पौधे का कौन सा भाग है जो कि उसका जनन अंग कहलाता है, तो वो है पुष्प, है ना। अब देखो पुष्प जो होता है पादप का जनन अंग होता है और पुष्प के अंदर कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं। एक तो नर जनन अंग होता है जिसे पुंकेश्वर कहते हैं और एक मादा जनन अंग होता है जिसे स्त्रीकेशर कहते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप 12.4 कर रहे हैं। इसके अंदर सरसों है, गुड़हल है, पिटूनिया है, इनके पुष्प ले सकते हैं और इनके जनन अंगों को हम अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा पुंकेश्वर है, कौन सा स्त्रीकेशर है ना। और अभी आपको बताएंगे कि पुंकेश्वर किसे कहते हैं और स्त्रीकेशर किसे कहते हैं, ना। अब देखो ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेश्वर होता है या फिर केवल स्त्रीकेशर होता है, तो इस प्रकार के पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। समझ में आया कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें दोनों जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, या तो सिर्फ पुंकेश्वर ही पाया जाता है या फिर सिर्फ स्त्रीकेशर पाया जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें पुंकेश्वर और स्त्रीकेशर दोनों ही पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरा है, ये तो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण। और द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं सरसों, गुलाब और पिटूनिया। समझ में आया। तो प्रश्न आता है कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्पों में अंतर बताइए, है ना। तो हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, एक चित्र है यहाँ पर पुष्प का। इस पुष्प के चित्र से हम पहचानेंगे कि स्त्रीकेशर किसको कहते हैं और पुंकेश्वर किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए ये जो आपका भाग दिखाई दे रहे हैं, पतले पतले जो लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ये तो हमारा हो गया। देखो पुष्प के विभिन्न भागों के नाम आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले ये जो भाग है हमारा डंठल, जहाँ से हम पुष्प को पकड़ते हैं वो क्या कहलाता है, डंठल। पुष्प के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लीव्स दिखाई दे रही है ये कहलाती है बाह्य दल, ठीक है।
अब ये जो रेड कलर की लीव्स आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है आपकी दल। अब देखिए ये जो पतले पतले लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं पुंकेश्वर, जो कि दल से जुड़े होते हैं। अब दल के अंदर भी आपको यहाँ देखो, अंदर के भाग में मोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का मोटा भाग, इसके ऊपर आपको ये पतला भाग दिखाई दे रहा है। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। समझ में आया? तो अब एक पुष्प के जनन अंग आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हो कि ये है हमारे पुंकेश्वर और ये है बीच वाला स्त्रीकेसर। ठीक है। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पुंकेश्वर ही होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होता। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्त्रीकेसर होता है, पुंकेश्वर नहीं होते हैं। तो जिनमें दोनों होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, और जिसमें सिर्फ पुंकेश्वर होते हैं वो एकलिंगी, और जिसमें सिर्फ स्त्रीकेसर होते हैं वो भी एकलिंगी कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम पुष्प के जनन अंग को पहचान सकते हैं। किसी भी पुष्प को उठा करके हम स्वयं उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि उसमें डंठल कौन सा है, बाह्य दल कौन से हैं, दल कौन से हैं, पुंकेश्वर कौन से हैं और स्त्रीकेसर कौन सा है। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने एक पुंकेश्वर को उठाया और इस पुंकेश्वर की संरचना अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कि पुंकेश्वर की संरचना कैसी हो। देखिए बच्चों, ये हमारा पुंकेश्वर है। पुंकेश्वर के अंदर जो ये आपको लंबा डंठल दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। और इस पूतंतु के ऊपर ये जो आपको देखिए एक संरचना अलग से दिखाई दे रही है, जो कान की आकृति की है या एक डिब्बी की आकृति की है ना। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इस परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको कहते हैं परागकण। समझ में आया? तो ये पूरा पुंकेश्वर हो गया हमारा। पुंकेश्वर का वह लंबा भाग जिसे हम क्या कहते हैं? पूतंतु, जिससे परागकोश जुड़ा होता है। परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे कहते हैं परागकण। ठीक है। ये हमारे पुंकेश्वर की संरचना इस प्रकार की होती है। अब देखिए बच्चों, अभी तो हमने पुंकेश्वर की संरचना देखी, अब हम स्त्रीकेसर की संरचना देखने जा रहे हैं। तो हमने इसका जो बीच वाला भाग है, इस भाग को एज इट इज़ यहाँ से उठा लिया और उठाकर अब हम इसकी संरचना को देखते हैं कि इसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की होती है। तो चलते हैं हम आगे। ये देखिए बच्चों, ये हमारा स्त्रीकेसर है ना। ये स्त्रीकेसर का बंद भाग है और यहाँ पर हमने अंदर के भाग को भी काट के फिर हमने पूरा जो है इसका डिसेक्शन करके फिर हम इसको देख रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले इसे देखते हैं। ये जो स्त्रीकेसर का नीचे वाला भाग है ये तो डंठल है जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। समझ में आ गया? इस अंडाशय को खोलने पर इसके अंदर ही बीजांड पाए जाते हैं। ये देखो बीजांड दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं बीजांड? ये बीजांड है। अब देखो इसका ऊपर का जो पतली गर्दन के जैसा पतला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, नेकनुमा, इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। अब इसके ऊपर जो हमें चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा भाग जो होता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। एक बार फिर से देखेंगे। ये जो हमारा स्त्रीकेसर है पूरा, हमने पुष्प में से स्त्रीकेसर को निकाल लिया। अब इस स्त्रीकेसर का नीचे का भाग जो डंठल वाला भाग जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं, इसके ऊपर का भाग अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय को खोलने पर इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो बीजांड यहाँ पर है। अब इसका ऊपर का जो पतला वाला भाग है, जो गर्दननुमा या नेकनुमा जो पतला भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वर्तिका। अंडाशय का ऊपरी भाग जो पतला लंबा होता है इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर जो चौड़ा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो इस प्रकार की हमारे जो है स्त्रीकेसर की संरचना होती है। अब आपको समझ में आया कि ये पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर, अभी जो हमने पुंकेश्वर का अध्ययन किया था, अब स्त्रीकेसर का अध्ययन किया। ये स्त्रीकेसर भी जनन अंग है और पुंकेश्वर भी क्या था? जनन अंग था पुष्प का, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हम पढ़ रहे परागगण, है ना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पुंकेश्वर होता है इसके अंदर उसका ऊपरी भाग जो होता है, जो डिब्बी नुमा भाग होता है, इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण जो होते हैं दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा ढके होते हैं जो कि इनको सूखने से बचाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ ये परागकण हल्के भी होते हैं जिसके कारण ये वायु तथा जल के द्वारा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, है ना। अब पुष्पों पर बैठने वाले जो कीट होते हैं
उनके शरीर पर भी ये परागकण चिपक जाते हैं। तो जब ये कीट एक पुष्प से अन्य पुष्प पर जाते हैं या एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठते हैं तो कुछ परागकण वहीं पर गिर जाते हैं, है ना। तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आया। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं और यदि परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे परपरागण कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से भी अब समझ रहे हैं। तो चलते हैं हम चित्र की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण दोनों बताया, दो पुष्प है। अब देखिए इसमें पुंकेश्वर भी है, स्त्रीकेशर भी है। अभी हमने देखा था परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। तो जब परागकोश, ये पुष्प है, एक पुष्प है, अब इस पुष्प के परागकोश से परागकण जब इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो ये स्वयं के ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो इसीलिए इसको स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण। समझ में आया कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रोसेस को स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया। अब परपरागण क्या है कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। समझ में आ गया। तो प्रश्न आता है परागण किसे कहते हैं, तो परागण तो परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब परागण भी दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण में जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार समझाइए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और आपको समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन और बीजाणु निर्माण विधि के द्वारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसके अंदर पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन किया। और परागण किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं, परागण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम, धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।